एवरीवन, दिस इज सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस 2016 में जो आपका एग्ज़ाम आया था टीजीटी एसएसटी का, उसको लेकर जो है मैंने आपको अपने चैनल पर 2019 में आई प्रीवियस ईयर जो कि एसएसटी का है वो मैंने आपको कराया हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बताया था मैंने आपको कि मैं आपको लास्ट के जो है 10 प्रीवियस ईयर कराऊंगी। तो आज मैं 2016 को लेकर आई हूँ जो कि आपसे पूछे गए थे एसएसटी में क्वेश्चन आंसर। वीडियो को वही स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, आपको पता लगेगा कि कहाँ से किस टॉपिक से उठकर आए हैं क्वेश्चंस और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए वैसे तो 80 क्वेश्चन आए हुए थे आपके 2016 के अंदर एसएसटी की, लेकिन मैं यहाँ पर आज आपसे डिस्कस करूँगी ओनली 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गरीबी का अनुपात सबसे कम है? तो देखिए भाई जो गोवा है ऑप्शन बी, उसमें गरीबी का अनुपात सबसे कम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, भारत में 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी उन्मूलन योजना प्रारंभ की गई थी? तो राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा आपका कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना। फिर क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से निवेश मानव पूंजी के रूप में निवेश नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो पर्यटन वाला है ये आपका राइट ऑप्शन होगा। बाकी तो ये सारी मानव पूंजी के रूप में निवेश है, लेकिन पर्यटन निवेश के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन 4 को देखिए कि भारत में कौन सा आयु वर्ग अर्जक जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो भाई ये आता है आपका 18 से 59। ठीक है, इसके बीच का जो आपका टाइम है, जो एज है, वो किस में आती है? अर्जक जनसंख्या के अंतर्गत। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ भाई जो एनसीईआरटी है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको आप स्किप ना करें, उनको ज़रूर पढ़कर जाएं। ऑलमोस्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं से आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लूसेंट पढ़नी है और प्रीवियस ईयर करनी है, फिर प्रैक्टिस सेट्स लगाने, तो बहुत होगा आपके लिए ये। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मेनली एनसीईआरटी से ही आए हैं, आपकी 9th-10th की एनसीईआरटी। फिर क्वेश्चन 5 है कि अकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो भाई जो श्रमिक वर्ग है सबसे ज़्यादा इफेक्ट किनको पड़ता है अकाल के टाइम में? वर्कर्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसने आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसित किया है? तो आपका जो ऑप्शन सी है हरित क्रांति, ये आपका ठीक हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है कि भारत में 14 नवंबर 2004 को निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा प्रारंभ किया गया था? तो ये कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया था भाई रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। फिर 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपके 9th और 10th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है वहाँ से पूछे गए हैं क्वेश्चंस आपके। 8 क्वेश्चन है कि अल्प बेरोजगारी घटित होती है, कब होती है? जब क्या होता है कि जब लोग कार्य करने की उनकी क्षमता के अनुकूल काम का कम होना, या काम करना ही नहीं चाहते, काम के लिए उचित भुगतान न मिलना, या किसी विशेष अवधि में ही काम करने की इच्छा होना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई कि काम के लिए जब उनको उचित भुगतान नहीं मिलता तो अल्प बेरोजगारी घटित होती है। फिर है ऑप्शन 9 कि उत्पादन का प्राकृतिक प्रक्रम निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ओके, फिर आपका 10 क्वेश्चन है कि विकासीय लक्ष्य के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कि एक निजी फर्म में तदर्थ ऊंचे पद पर कार्य करने वाले की जो बेटी है उसकी। ठीक है, फिर 11th क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के आधार पर निम्न में से विषम को ज्ञात करना है आपने। ओके, तो ये जो बैंक श्रमिक आ जाएगा ये आपका विषम आ जाएगा। फिर है यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और आर। ठीक है, आपको ये अच्छे से पढ़नी है और फिर बताना है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर मैं आपको ओनली राइट आंसर बता दे रही हूँ, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं। फिर आपका 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिकतर श्रमिक सेवा सुरक्षा का आनंद उठाते हैं? तो जो संगठित क्षेत्र वाले लोग आ जाते हैं वो क्या करते हैं कि श्रमिक सेवा सुरक्षा का ये लाभ उठाते हैं या आनंद उठाते हैं। फिर 14 क्वेश्चन है कि भारत में जो तृतीय क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है भैया? क्योंकि
अनेक सेवाओं की आवश्यकता बढ़ रही है, कृषि उद्योग के विकास से सेवाओं में वृद्धि होती है, लोगों की आय में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 जो दिए गए हैं तीनों। ठीक है, फिर है 15 क्वेश्चन की संघीय व्यवस्था के सिद्धांत साथ रहना के अंतर्गत निम्नलिखित देशों में से कौन सा आता है? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका बेल्जियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की बेल्जियम सरकारों के मॉडल से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो ये अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है। मैं यहाँ पर ओनली आपको जो राइट ऑप्शन है वही बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। ओके, फिर है 17 की संघीय सरकार के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है कि केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती है, राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती है, वह केंद्रीय सरकार की ये जवाबदेही होती हैं। तो इनमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो भाई इसमें से सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, राइट होने वाला है इसमें से आपका ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इसमें से राइट हो जाएगा आप लोगों का कि केवल 2 और 3। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, 18 क्वेश्चन की, कि भारत में सामाजिक विविधताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होते हैं। ओके, तो भाई इसमें से सांस्कृतिक असमानताएं और जो आपकी आर्थिक असमानताएं हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें 2 दलीय व्यवस्था है। तो भाई आपकी जो 2 दलीय व्यवस्था है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड की गई हैं, आरक्षित की गई हैं? तो सभी को पता है, इजी सा क्वेश्चन है, 79। ओके, ये आपके पॉलिटी सेक्शन, जो आपकी 9th 10th की पॉलिटी सेक्शन है, वहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेनली। फिर बात करते हैं हम 21 क्वेश्चन की कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं, वो क्या हैं? तो ये भी आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ राइट ऑप्शन बता दे रही हूँ कि जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका बी, कि 1, 2 और 4। फिर है ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो भाई ग्राम पंचायत जो आपकी वो ग्राम सभा के अंतर्गत कार्य करती है। तो देखिए जो आपका पंचायती राज से रिलेटेड वीडियो है वो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल वीडियो है जो मैंने डाली हुई है आपकी NBS UP TGT PhD को लेकर। तो आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो बेल आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किसमें स्वतंत्र और निर्भय चुनाव हुए हैं? तो भाई ये हुए हैं आपके कनाडा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि निम्नलिखित देशों में से किसमें मूल वासियों के वोट का महत्व अन्यों से अधिक है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव के उद्देश्यों से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का आधार क्या है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका जनसंख्या, ऑप्शन ए। फिर है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जो संख्या है वो है पश्चिमी बंगाल की। ओके, फिर है 27 क्वेश्चन की किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है या इस्तीफे से खाली स्थान हो जाता है तो उसके लिए जब चुनाव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भाई हम उपचुनाव, बाय इलेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये तो अंग हैं, बट जो न्यायपालिका है वो संसद का अंग नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट हो जाएगा। फिर है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसका निर्धारण नहीं करती है? तो ये किसका निर्धारण नहीं करती है भाई? यहाँ पर नहीं की बात आपसे हो रही है, तो ये सरकार के कार्यों का निर्धारण यहाँ पर नहीं करती है। ठीक है, फिर है 30 क्वेश्चन कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से किसमें या किसका गठन किया गया था? तो सभी को पता है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। फिर है 31 क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में प्रथम वर्सराय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे जो कि जर्मनी के लिए कठोर और अपमानजनक थे। तो क्यों थे वो? तो देखिए ये भाई क्यों थे, ये ऑप्शन यहाँ पर चारों ही आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन जो है एक मिनट रुकिए, ऑप्शन जो है ए होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4 जितने भी आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं चारों आपके
राइट होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि हिटलर का जो निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक दृष्टिकोण था? यहूदी विरोधी, नॉर्डिक आर्य श्रेष्ठता, आपका जातीय सोपान, कौन सा था? ठीक है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। फिर है 33 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पर किया था आपके मार्क्स महोदय ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में 1791 में निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के अधिकारों की घोषणा को लिखा है? तो भाई ये लिखा है आपके अलाम्प द गोज ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन का, ये भी मैंने करा हुआ है, रूसी क्रांति से क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, मैंने अपने चैनल पर रूसी क्रांति अच्छे से कराई है। तो लेनिन का जो 1917 का प्रथम शासकीय अधिनियम था वो क्या था? वो था भाई शांति अध्यादेश। क्या था? शांति अध्यादेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि मार्च 1918 में रूस की राजधानी को कहाँ पर शिफ्ट किया गया था? तो ये भी मैंने बताया था आपको कि रूस को सेंट पीटर्सबर्ग में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित देशों के किस समूह के बीच त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो आपको पता है कि जर्मनी, इटली और जापान पर हस्ताक्षर हुए थे। फिर है लेनिन ने 1917 में रूस से लौटने के बाद प्रावदा समाचार पत्र में व्यक्त किए गए विचारों का स्वरूप क्या था? तो उनका स्वरूप था अप्रैल थीसिस। ठीक है, उनकी 3 डिमांड्स थी ना, तो जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से बोला गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये टॉपिक कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति से है आपका ये क्वेश्चन कि फ्रांस के राष्ट्रीय गान, आपको पता है कि फ्रांस के राष्ट्रीय गान मार्शले था, तो उसकी जो रचना की थी ये पूछी गई कि उसके रचनाकार कौन थे? तो उसके रचनाकार थे रोजेट दी एसले। ठीक है, फिर आज की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसमें राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो भाई कांग्रेस अधिवेशन भी मैंने आपको कराया हुआ है बहुत अच्छे से, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी चेक कर सकते हैं। तो भाई ये था आपका रामगढ़ 1940 में। ठीक है, क्या था? रामगढ़ 1940 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस सीरीज में आपको बस यही क्वेश्चन मैं कराऊंगी, बाकी के जो 40 क्वेश्चन है वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में कराऊंगी।